Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही आगे थोड़े से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और उसके आगे का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस। आपको क्या कर रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो उस फ्रीक्वेंसी की मदद से सबसे पहले आप एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद आप 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें 1 फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये होता है, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, 6.626, जिसको हम राउंड ऑफ करके लेते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। और फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू दे रखी है हम लोगों को, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, मतलब सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कट गया और आपका जो आंसर है वो जूल में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 6.63 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 33.15 इंटू 10⁻⁻34 और प्लस 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। तो ये आएगा माइनस का 20 जूल, जिसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 3.315, ठीक है। 33 को 3 में किया तो पावर बढ़ेगी, तो पावर बढ़ेगी तो यानी कि क्या हो जाएगा, 10⁻⁻19 जूल। -19 बड़ा होता है -20 से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एनर्जी आ गई 1 फोटोन की और हमें निकालना है 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी। 1 मोल की अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस की, 1 मोल जो है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर मैं 1 मोल फोटोन की बात कर रही हूं तो 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल फोटोन जो है उसके अंदर कितने फोटोन्स हैं, इतने फोटोन्स हैं, ठीक है। अब मुझे 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है, मतलब मुझे इतने फोटोन की एनर्जी निकालनी है और 1 फोटोन की एनर्जी इतनी होती। मैं आपसे कहूं कि 1 मार्कर 10 रुपए का है, 5 मार्कर कितने के आएंगे, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1 का जो प्राइस है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली जो 1 फोटोन की एनर्जी है, अगर आप उसको इतने फोटोन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने फोटोन्स की एनर्जी आ जाएगी। तो हम लिख रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में 3.315 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। फोटोन्स ये तो नंबर था तो इसकी कोई यूनिट नहीं थी, इसकी यूनिट थी, तो यहां से आपके पास एनर्जी आ जाएगी 1 मोल फोटोन की। मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है, इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है, 3.31 तक ले लो। ठीक है, तो जब बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 19.93 इंटू में 10⁻23 में से 19 गया, सेम बेस है ना तो पावर ऐड होती है, बट यहाँ पे 23 है प्लस का और -19 है, तो कितना आएगा 10⁻4 जूल, ठीक है। इसको मैं 10⁻3 कर रही हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 199.3 इंटू 10⁻3 जूल। अब आपको पता है कि 1 किलो जूल में कितने होते हैं, 1000 जूल होते हैं, जिसको हम 10⁻3 जूल भी लिख सकते हैं। तो 10⁻3 जूल की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, किलो जूल। तो आपका जो आंसर है वो आएगा 199.3 किलो
जूल, 1 मोल की एनर्जी। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। सबसे पहले हमने एक फोटोन की एनर्जी निकाली, E इज इक्वल टू एच न्यू करके। H की वैल्यू पता थी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ से एक फोटोन की एनर्जी निकाली। फिर हमें पता है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी भी बात आप करो तो 1 मोल फोटोन में इतने फोटोन्स होंगे। एक फोटोन की इतनी एनर्जी है, इतने फोटोन की कितनी एनर्जी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे। 3.315 को मैंने सिर्फ 3.31 लिया है, क्योंकि आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर ले लिया करो। फिर जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10 की पावर 23 में से माइनस किया 10 की पावर माइनस 19 को, तो ये आया आपका 10 की पावर 4। मैंने इसको 10 की पावर 3 बना के किलो जूल में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहां से आपके 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। मतलब कि अगर वेवलेंथ लाइट की 4000 पिकोमीटर है और एनर्जी जो है वो 1 जूल है, तो उसमें कितने फोटोन्स जो है वो होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एनर्जी निकालेंगे। वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 4000 पिकोमीटर, 4000 पिकोमीटर। लैम्डा है हमारा 4000 पिकोमीटर। मैंने आपको बताया था एसआई यूनिट जो है वेवलेंथ की वो मीटर होता है, तो सबसे पहले पिकोमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। ठीक है, अगर आप 1 पिकोमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 की पावर -12 से। नैनोमीटर होता है तो 10 की पावर -9 होता है, पिकोमीटर होता है तो 10 की पावर -12 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेवलेंथ आ जाएगी आपकी 4000 इंटू में 10 की पावर -12 पिकोमीटर। ठीक है, इसको भी अलग कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर -12 कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस करके 12 में से 3 गए 9, तो ये आ गया 10 की पावर -9 मीटर। कितना आ गया, 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, अब आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, C बाय लैम्डा। तो ये क्या बन जाएगा, HC बाय लैम्डा। H की वैल्यू पुट करिए 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करिए 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद लैम्डा जो है वो कितना है, 4 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से पर सेकंड कट गया, जूल में आपका जो है वो आंसर आएगा। मैंने आपको कहा भी था 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है याद रखा करो, 19 पॉइंट कुछ आता है ना। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देख के आए हैं मैं उनके लिए कर रही हूं। ठीक है, तो 19.89 आता है। 19.89 को इसको तो कर लिया हमने मल्टीप्लाई, अब इसको डिवाइड करना है 4 से और 10 की पावर और सॉल्व कर लो। -34 है। ठीक है, ये माइनस का 9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 9, प्लस का 9 और प्लस का 8 कितना हो गया, प्लस का 17। तो -34 और प्लस का 17 माइनस करके देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 17, वो भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि -34 है ना, 34 के आगे माइनस है तो आंसर आ गया -17। इसको डिवाइड करिए, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आ रहा है 4.97 इंटू में 10 की पावर -17 जूल। अब ये जो है ये एक फोटोन की एनर्जी आई है और आपको टोटल एनर्जी दे रखी है 1 जूल और आपसे कहा है कि नंबर ऑफ फोटोन बताओ। टोटल एनर्जी पता है, एक फोटोन की एनर्जी पता है, टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। कई बार मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके पास 10 रुपए हैं,
एक पेंसिल 2 रुपए की आती है, कितनी पेंसिल्स आएंगी? 10 को डिवाइड कर देते हो 2 से। सिमिलरली आपके पास जो टोटल एनर्जी है उसको डिवाइड कर दो एक फोटोन की एनर्जी से, तो आपको पता चल जाएगा कि इस एनर्जी के कितने फोटोन्स होंगे। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ फोटोन्स। 1 जूल है, इसको डिवाइड कर दो इससे 4.97 इंटू 10 की पावर -17 जूल। ठीक है, अब देखो जूल से जूल कट गया बेटा। अब इस 4.97 को मैं राउंड ऑफ करके 5 लिख रही हूं और ये 10 की पावर ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 17। ठीक है, इसको 1 को डिवाइड करो 5 से, कितना आया? 0.2 इंटू 10 की पावर 17। आप इसको लिख दो 2.0, क्योंकि हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो 2.0, अब छोटे को बड़े में चेंज किया तो क्या आएगा? 10 की पावर 16 फोटोन्स, पावर कम हो जाएगी। तो 1 जूल एनर्जी के अंदर अगर हम ये वेवलेंथ की लाइट दे रहे हैं तो कितने फोटोन्स होंगे? 2 इंटू 10 की पावर 16 फोटोन्स। बहुत ज्यादा फोटोन्स है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। अब जो साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने ये कहा कि जब भी हम किसी मेटल के सरफेस पर लाइट को फॉल कराते हैं, ठीक है, हम किसी रेडिएशन को फॉल कराते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मेटल है, ये मेटल किससे मिलके बना है? एटम्स से। और एटम्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतनी बात सभी को क्लियर है। अगर हम एटम के भी कंस्ट्रक्शन की बात करें, ठीक है, तो एटम्स 3 चीजों से मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इन्होंने क्या कहा कि जब भी हम किसी लाइट को मेटल के सरफेस पे फॉल कराते हैं और वहां से अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस लाइट को इस तरीके से फेंकना पड़ेगा, इस अकॉर्डिंग फेंकना पड़ेगा कि उसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि इलेक्ट्रॉन वो बाहर यहां से निकाल पाए। उसके अंदर इतनी क्षमता, इतनी ताकत होनी चाहिए। अब वो कैसे पता करें? देखो, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें एग्जिस्ट करती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अभी तक हमने ऑर्बिटल्स नहीं पढ़ा है तो मैं शेल्स के अकॉर्डिंग बता रही हूं कि भाई देखो, पहली शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल हम इस तरीके से समझ रहे हैं। अब देखो, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से। ये प्रोटॉन इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ तो अट्रैक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, कि कोई अट्रैक्शन नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तभी वो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकले तो आपको कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना कि वो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ब्रेक कर सके। देखो, मान लो, अभी तो खैर मेरे पास नहीं है फिलहाल, मान लो ये एक चौक है। चौक जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है और एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में कोई ताकत है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो चौक की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं उस पर ज्यादा फोर्स लगाऊं, ज्यादा एनर्जी लगाऊं, तो उस चौक के 2 टुकड़े हो जाएंगे। पर वो 2 टुकड़े तभी होंगे जब मैं उतनी फोर्स लगाऊं जितनी उसको तोड़ने के लिए काफी है। मैं उसको हाथ में लेके ऐसे खड़े हो जाऊंगी तो थोड़ी ना चौक अपने आप टूट जाएगा। समझ रहे हो? एक मैंने लकड़ी ली, लकड़ी को मैं तभी तोड़ पाऊंगी जब मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगी कि वो उसको तोड़ने के लिए उतनी सफिशिएंट हो। समझ पा रहे हो? तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे कम से कम
इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी कि वो इसके अट्रैक्शन को ब्रेक करा सके। समझ में आया? तो वही एनर्जी, उस एनर्जी की उतनी मिनिमम वैल्यू जरूर होनी चाहिए कि वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सके। उसे मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थ्रीशोल्ड। थ्रीशोल्ड एनर्जी बोल लो, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल लो, कुछ भी बोल लो। इसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन भी कहते हैं कि मिनिमम इतने अमाउंट की एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। भाई एटम स्टेबल होता है, ऐसे बिना बात के इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए, ठीक है, फिर तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। कैसे होगा? किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकले तो कम से कम आप उसको इतनी एनर्जी तो दो जो उसके बीच का अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन तोड़ने के लिए सफिशिएंट हो, काफी हो। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, कि भाई मिनिमम इतने अमाउंट में तो हम एनर्जी दें कि वो इस बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने के काम आए, मतलब काम आए, उसको ओवरकम कर ले, बाइंडिंग एनर्जी को खत्म कर ले। पहली चीज तो यहां से क्या बात निकल कर आई कि आपके पास कुछ मिनिमम अमाउंट में, आपके पास कुछ मिनिमम अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं थ्रीशोल्ड एनर्जी, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर आप थ्रीशोल्ड से ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, अगर आप थ्रीशोल्ड से ज्यादा एनर्जी दे रहे हो कि भाई मान लो इसके अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए 10 जूल चाहिए थी, ठीक है, आपने यहां से 10 जूल दी, ठीक है, वो निकल गई, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, जो आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू थी वो कंज्यूम हो गई। मान लो अब यहाँ पे ब्रेक कराने के लिए आपको 10 जूल एनर्जी चाहिए, बट यहां से आप भेज रहे हो 15 जूल, तो 15 में से जो 10 जूल एनर्जी है वो तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के काम आएगी, और बाकी की जो 5 जूल एनर्जी जो आपने एक्स्ट्रा भेजी है, उस 5 जूल एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, अपने पास रख लेगा और इस अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है उसको बढ़ा लेगा। समझ में आया? तो अगर आप, सेकंड ऑब्जर्वेशन यहां से क्या है कि अगर आप एनर्जी भेज रहे हो, ठीक है, इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन, if energy is greater than थ्रीशोल्ड वैल्यू, अगर आप थ्रीशोल्ड से ज्यादा वैल्यू की एनर्जी भेज रहे हो, ठीक है, देन इट इज यूज टू इंक्रीज, इट इज यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम कैसे यूज करते हैं? टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि देखिए हम एनर्जी दे रहे हैं, पहली ये जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी, इनके बीच का जो बाइंडिंग अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए काम आ रही है। जो एक्स्ट्रा आप भेज रहे हो, फालतू भेज रहे हो, वो यूज कर रहा है अपने पास, एब्जॉर्ब कर रहा है, अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। अब उसने कहा था कि भाई आप यहां से अगर थ्रीशोल्ड से ज्यादा वैल्यू की एनर्जी भेजते हो, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसका लेना देना होता है? वो लेना देना होता है इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन या इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। यहां लिख देती हूं मैं, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस। जितना ज्यादा लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलके बनती है, और वो कौन से पार्टिकल से मिलके बनती है? फोटोन। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। ठीक है, लाइट जिन पार्टिकल से मिलके बनती है उनको हम क्या कहते हैं? फोटोन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं, जितने ज्यादा
नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं उतनी ही ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होती है। लाइट की क्या होती है? उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी। मतलब अगर ब्राइट लाइट है, बहुत ही ब्राइट लाइट आप फेंक रहे हो, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है। अगर आप लेस इंटेंसिटी वाली लाइट फेंक रहे हो जो ज्यादा ब्राइट नहीं है, ठीक है, उसका मतलब उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है, फोटॉन्स ज्यादा नहीं है। समझ में आया? आप जितनी ज्यादा यहां से इंटेंस लाइट फेंकते हो, इंटेंस लाइट मतलब कि ऐसी लाइट फेंक रहे हो जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है, ठीक है। आप एक चीज का ध्यान रखना, हर फोटोन, ईच फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है। हर फोटोन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है। अगर आप यहां से ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट फेंकोगे, मतलब आप ऐसी लाइट फेंक रहे हो जिसमें नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा टक्कर मारेंगे और यहां से क्या करेंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट कराएंगे। जैसे कि बहुत आसान सी चीज है, जैसे कि एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है, ठीक है, 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराएंगे, 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, जितना ज्यादा आके फोटोन टक्कर मारेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। और जितने ज्यादा फोटॉन्स होते हैं, जितने ज्यादा फोटॉन्स होते हैं, लाइट उतनी ही ज्यादा इंटेंस या फिर ब्राइट कहलाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी जो एनर्जी की वैल्यू है, जो लाइट आप फेंक रहे हो, उसकी थ्रेशोल्ड की वैल्यू आप कितनी बढ़ाते जा रहे हो, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं निकलेंगे। किससे निकलेंगे? वो इससे निकलेंगे कि आप कितनी इंटेंसिटी की लाइट फेंक रहे हो। जैसे जैसे रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो यहां से हमने 3 चीजें सीखी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब आप इतनी एनर्जी की लाइट फेंक रहे हो जो यहां से इनकी बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने का काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही है। जब आप इस अट्रैक्शन को ब्रेक कर दोगे, इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से निकल जाएगा। अगर आप लाइट की इस एनर्जी की लाइट फेंक रहे हो जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो जितनी यहाँ पे कंज्यूम होनी है अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए उतनी हो जाएगी। बाकी की एनर्जी जो आपने एक्स्ट्रा फेंकी है वो इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए यूज करता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि भाई अगर आप ज्यादा ब्राइट लाइट फेंक रहे हो, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट फेंक रहे हो, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। लाइट फोटोन से मिलके बनती है। जितने ज्यादा फोटोन्स लाइट के अंदर प्रेजेंट होंगे, लाइट उतनी ही ब्राइट या उतनी ही इंटेंस कहलाती है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अगर इजेक्ट कर रहा है, 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, 1,00,000 फोटोन 1,00,000 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। और नंबर ऑफ फोटोन्स वहीं पे ज्यादा होते हैं जहां पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ब्राइटनेस ज्यादा होती है। समझ में आया? ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, हमने उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा है कि भाई ऐसा क्यों होता है। ठीक है। जो उसने ऑब्जर्वेशन दी थी वो किस बेसिस पे ऑब्जर्वेशन दी, उनके पीछे का रीजन क्या है, ये हमने एक्सप्लेनेशन में सीखा। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, तो इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं और यहां से हम एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। और वो फॉर्मूला क्या है कि अगर हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, जो फोटोन आ रहा है, ठीक है, फॉल कर रहा है मेटल के सरफेस पर, तो उसकी जो एनर्जी है वो 2 जगह यूज होती है। कहाँ कहाँ? एक तो अट्रैक्शन ब्रेक कराने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है।
इसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हो कि भाई इतनी मिनिमम अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ रही है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, ठीक है। और दूसरा जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, अगर आप एनर्जी ऐसा फोटोन भेज रहे हो जिसकी थ्रेशोल्ड से वैल्यू ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए यूज करता है। तो वो किसका सम के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो मैं यहां लिख सकती हूँ एच न्यू, ठीक है। ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको भी हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, एच न्यू से, और थ्रेशोल्ड के लिए हम यूज करते हैं नॉट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, हाफ mv²। इसको बेटा यही रखिए, इसको यहां ले आइए, ये प्लस का है, इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारा बन जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम कई बार यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो आप इसको, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और जो भी मैंने समझाया है इसको एक बार लिख के एक बार रीड करो, उसके बाद मेरे साथ आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। क्या कह रहे हैं कि आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहे हैं जिसकी वेवलेंथ ये है और वो काफी है उस एटम को आयोनाइज करने के लिए, मतलब कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सोडियम एटम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो कह रहे हैं कि इतने वेवलेंथ वाली जो आपकी लाइट है वो काफी है। समझ में आया, मतलब इस वेवलेंथ से जो एनर्जी निकलेगी वो आपकी कौन सी होगी, थ्रेशोल्ड वाली। समझ में आया। फिर इन्होंने कहा है कि आप कैलकुलेट करिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम को, मतलब उसकी एनर्जी निकालो इन किलो जूल पर मोल, मतलब कि पहले जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, जूल को किलो जूल में चेंज करना, और फिर उसके बाद आप पर मोल मतलब एक मोल के हिसाब से निकालना, ठीक है। तो अब देखो बहुत आसान है, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको क्या पता है, एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू, ठीक है, और जो न्यू है उसका फॉर्मूला क्या होता है, c/λ। h की वैल्यू क्या होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय लैम्डा आपको दे रखा है 242 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू पुट और इसको सॉल्व करो। -9 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 9 और प्लस का 8 कितना हो गया, प्लस का 17, और -34 और प्लस का 17 कितना हो गया है आपका, माइनस का 17, और इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 19.89 आता है। ठीक है तो ये बनेगा 19.89 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाय 242। इसको डिवाइड करिए और डिवाइड करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। पॉइंट को हटा दो, ठीक है, 100 आ जाएगा। डिवाइड करके देखो 242 को कि कितने पे जा रहा है। 242 से करना है ठीक है, 8 पे गया 1936 3 5 पॉइंट लगा 0। 242 का 2 पे गया 484। एक बार 3 पे भी देख लो भाई, इसे तो 6 पे जाएगा, 3 पे तो
7 पे गया, 7 2 9, ठीक है। करो माइनस, 10 में से 4 गए 6, 12 में से 4 गए 8, 0। अब ये आपका जाएगा 1 पे, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा 8.21 इंटू में, अब ये 10 की पावर 2 है, ऊपर ले जाओ तो ये आपका जो है ऐसे है, ये 10 की पावर 2, तो ये जाएगा 10 की पावर -17 इंटू में 10 की पावर -2, तो आपका माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और आ जाएगा -19 जूल। तो ये क्या आ गया, इस वेवलेंथ के हिसाब से आपके एक फोटोन की एनर्जी आ गई, ठीक है। अब एक फोटोन की एनर्जी आ गई, इसको आप चेंज करो पहले तो किसमें, जूल से किलो जूल में, ठीक है। तो 1 किलो जूल में 1000 क्या होते हैं, जूल होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस 10 की पावर -19 को चेंज करना है किसमें, जूल को किलो जूल में चेंज करना है। तो आप ये देखो कि भाई 1 किलो जूल में 1000 जूल है, अगर मैं जूल को किलो जूल में चेंज करूं तो क्या करना पड़ेगा। देखो ये है आपका 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, मैंने 1000 को 10 की पावर 3 लिख दिया, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 किलो जूल, इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3 किलो जूल। मतलब कि अगर आपको 1 जूल को किलो जूल में चेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या करो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 8.21 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 8.21 इंटू में 10 की पावर 19 में 3 जोड़े 22, तो माइनस का 22 किलो जूल। अब आपका जो एनर्जी थी इस वेवलेंथ के हिसाब से वो किलो जूल में आ गई। अब आपको क्या करना है, 1 मोल की निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपको इतने पार्टिकल्स की निकालनी है, 1 की इतनी है, इतने की निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ रहा है, 6.022 को मल्टीप्लाई करिए 8.21 से, तो ये आपका जो है मल्टीप्लाई करके आया मेरा 49.44 इंटू में 10 की पावर 23 में से 22 गया, 10 की पावर 1 बचा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 494 भी लिख सकते हो किलो जूल पर मोल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4.944 इंटू में 10 की पावर 2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 494 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और एक चीज और देखो, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे जूल को यहीं पे किलो जूल में चेंज कर लिया। अगर आप चाहो आप इसको जूल में ही छोड़ो, जूल वाली की वैल्यू को आप मतलब जो भी आपकी जूल वाली 10 की पावर है उससे इसको मल्टीप्लाई करके फिर फाइनल आंसर में भी आप किलो जूल में उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप इधर चेंज करना चाहते हैं कि लास्ट में चेंज करना चाहते हैं, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक शुरू करेंगे, देखते हैं न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर मैं डायरेक्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टार्ट कराऊंगी। आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चाहते हैं या नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।